हाँ भाई, हमने कल कठोर अम्ल तथा मृदु अम्ल को स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को उनके वर्गीकरण का आधार समझाया था। इस समीकरण के आधार पर समझा था हमने BH+ ये CH3 और ये Hg+। इन दोनों ने क्रिया करके किसका निर्माण किया था? CH3Hg B+ और बगल में क्या बना था? H+ बना था। मैंने आपको कहा था कि यदि इस अभिक्रिया में कोई भी कठोर क्षार डालोगे तो वो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। अगर मैं दुर्बल क्षार डालता हूं, सॉरी, अगर मैं इस रिएक्शन में कठोर क्षार डालता हूं तो अग्र दिशा में, अगर मृदु क्षार डालता हूं तो फिर कौन सी दिशा में आ जाएगी? पश्चिम दिशा में आ जाएगी। कठोर को इधर लेकर जाएगा और दुर्बल इधर लेकर जाएगा। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन कठोर होगा और कौन मृदु होगा। कल मैंने पूरा समझा दिया था आप लोगों को। लिखो, निम्न अभिक्रिया के आधार पर तो कल आगे गया था। आज देखो, निम्न अभिक्रिया के आधार पर कठोरता तथा मृदुता का वर्गीकरण किया जा सकता है। कठोरता तथा मृदुता का वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण किया जा सकता है। फटाफट से रिएक्शन लिखो। लिखो इसके नीचे, उपरोक्त अभिक्रिया में मृदु क्षार डालने पर, उपरोक्त अभिक्रिया में मृदु क्षार डालने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में संपन्न होती है तथा कठोर क्षार डालने पर, कठोर क्षार डालने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। अब लिखो क्या टॉपिक? अम्ल क्षार की कठोरता दुर्बलता, सॉरी, अम्ल क्षार की कठोरता मृदुता प्रबलता दुर्बलता। मैंने कहा था कि हम पहले कठोरता मृदुता को समझेंगे, फिर इनका पूर्ण रिलेशन बनाएंगे प्रबलता और दुर्बलता के साथ किस प्रकार से संबंधित होते हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं। देखो भाई, कैसे बताएंगे हम? अगर मैं OH- की और H- की दोनों की बात करता हूं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो दोनों की दोनों कौन सी प्रकृति के हैं? हार्ड नेचर के हैं, कठोर प्रकृति के हैं। लेकिन अगर मैं इसकी क्षारकता की बात करूं, अगर मैं इनकी क्षारकता की बात करूं तो इस OH- में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, इसकी विद्युत ऋणता कम होने के कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा तो यह OH- इस H- की तुलना में क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। मतलब OH- की क्षारकता इस H- की तुलना में ज्यादा होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर मैं तुलना करूं तो यह OH- इस H- की तुलना में 10⁻13 गुना अधिक क्षारीय होता है। इतना भयंकर क्षारीय होता है H- की तुलना में। आई बात समझ? अगर इन चीजों को हमें किसी रिएक्शन के द्वारा दिखाना हो तो फिर हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। माना कि ये मेरे पास कोई H3- है, मैंने इसकी क्रिया H से करवा दी। जब मैं इसकी क्रिया करवाता हूं तो मुझे कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है। अब देखना, इसकी नेचर कैसी है? सॉफ्ट। इसकी नेचर कैसी है? हार्ड। और ये भी कैसा है? हार्ड। ये कैसा है? हार्ड। ये कैसा है? सॉफ्ट। H का मतलब हार्ड, S का मतलब सॉफ्ट। ये कैसा हो गया? हार्ड हो गया। हार्ड।
विचार किया, जब मैंने SO3 की इस HF से क्रिया करवाई तो मुझे कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला। जब मैंने इसकी कठोरता प्रवणता को देखा तो मैंने पाया कि जो सॉफ्ट होता है ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। कल ये बताया था H+ यहाँ पर H+ हार्ड, H- हार्ड, और यहाँ पर ये हार्ड और SO3 क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, H- हार्ड हो गया। ठीक, दूसरी भी क्रिया को देख रहा हूं तो मैंने इसकी क्रिया इसके साथ में करवाई, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट और ये हार्ड, ये भी हार्ड, सॉरी ये सॉफ्ट, SO3 सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, मर्करी है ना सॉफ्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी। उसके बाद में ये सॉफ्ट, ये हार्ड और ये सॉफ्ट, ये जो भी क्रियाएं है ना इनमें हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट अंतर क्रिया करेंगे, और इनके स्थान पर हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड अंतर क्रिया बन रही है। मतलब स्थायी यौगिक तो टूट रहे हैं और अस्थायी यौगिकों का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा था जहां भी ये दोनों होंगी स्थायी होंगे, ये दोनों होंगी तो अस्थायी होंगे, स्थायी यौगिक तो टूटे और अस्थायी बने। क्या पियर्सन के सिद्धांत के अनुसार ये विक्रियाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये दोनों रिएक्शन प्रकृति में खूब होती है, लपक लपक के होती है। मतलब इन दोनों अभिक्रियाओं को पियर्सन नहीं समझा सकता। अब इनमें हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारा टारगेट था, हम देखना चाहते थे कि कठोर जो क्षार होता है वो प्रबल प्रकृति का होता है या दुर्बल प्रकृति का होता है। मतलब जो भी कठोर क्षार होगा उसकी कौन सी प्रकृति होगी, प्रबल होगी कि दुर्बल होगी, या उल्टा होगा तो कोई भी प्रबल क्षार है तो वो दुर्बल होगा कि कठोर होगा, कोई भी प्रबल क्षार दुर्बल होगा मतलब मृदु होगा कि कठोर होगा। अम्ल की भी सिंपल चिंतानी है, कोई भी अम्ल या कोई भी प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल मृदु होगा या कठोर होगा, हम ये विचार करना चाहते हैं। फिलहाल मैं क्षार की बात करता हूं। माना कि मैंने कोई एक गैस दिया, वो कौन सी प्रकृति का था, B- मतलब प्रबल प्रकृति का था, जैसे कि SO3-2 और H- दोनों की दोनों होते हैं ना ये प्रबल प्रकृति के होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार। लेकिन इनमें से एक तो हार्ड नेचर का है और एक कौन सी नेचर का है, सॉफ्ट नेचर का है। अगर मैं इस अभिक्रिया पर विचार करूंगा तो यहाँ पर इस सॉफ्ट प्रबल क्षार ने इस हार्ड प्रबल क्षार को प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरी कहानी क्या है, ये भी प्रबल क्षार होता है, ये भी प्रबल क्षार होता है, लेकिन एक सॉफ्ट नेचर का एक हार्ड नेचर का। इस कठोर प्रबल क्षार ने इस प्रबल मृदु क्षार को यहां से प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब जो भी प्रबल प्रकृति का होता है वो सॉफ्ट भी हो सकता है और वो हार्ड भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रबल वाले हैं वो सारे सॉफ्ट नेचर के हो या हार्ड नेचर के हो। आई बात समझ में, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। अगर कोई प्रबल है तो वो हार्ड भी हो सकता है और वो सॉफ्ट भी हो सकता है। ये कहानी दोनों के लिए सही है। अगर कोई मृदु अम्ल है तो वो प्रबल भी हो सकता है और वो दुर्बल भी हो सकता है। उल्टा बोल दो, कोई भी प्रबल क्षार है, मैंने वर्डों पर ध्यान दो रे, कंफ्यूज हो जाओगे वाला, मुझे पता है कैसे पढ़ा आपको, लेकिन मैंने शब्दों पर ध्यान देना, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। हमारा टारगेट क्या है, हम देखना चाहते हैं कि कोई भी अगर मेरे पास प्रबल क्षार है वह मृदु प्रकृति का होता है या कठोर प्रकृति का होता है, ये देखना है मुझे। अब मैंने यहां से देखा कि ये दोनों प्रबल प्रकृति के, ये भी प्रबल है ये भी प्रबल है, लेकिन एक सॉफ्ट नेचर का है एक हार्ड नेचर का है। दोनों प्रबल है लेकिन एक सॉफ्ट का है एक हार्ड का है। कोई नीचे गया, कोई हम यूं कह सकते हैं क्या कि सारे प्रबल वाले मृदु होंगे या सारे प्रबल वाले कठोर होंगे। वो मृदु भी हो सकते हैं और वो कठोर भी हो सकते हैं। एग्जांपल सामने है, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, कोई सी भी नेचर के हो सकते हैं। इन दोनों में इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं होता, ये यहां से हम कहना चाहते हैं। अब भी समझ में नहीं आया हो उसको रिपीट कर लेना लेक्चर को एक बार। गला बैठिया मेरा पास, ठीक है ना।
मतलब प्रबल क्षार मृदु भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है, यूं मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं। लिखो 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 लिखो। अम्ल क्षार की कठोरता मृदुता पर विचार करने के साथ साथ अम्ल क्षार की कठोरता मृदुता पर विचार करने के साथ साथ उनकी प्रबलता दुर्बलता पर भी विचार किया जाना चाहिए। उनकी प्रबलता दुर्बलता पर भी विचार किया जाना चाहिए। जैसे OH माइनस तथा F माइनस दोनों प्रबल प्रकृति के होते हैं, या दोनों प्रबल क्षार है, लेकिन OH माइनस F माइनस की तुलना में लेकिन OH माइनस F माइनस की तुलना में 10 की का 13 गुना अधिक क्षारीय होता है। 10 की का 13 गुना अधिक क्षारीय होता है। अर्थात OH माइनस F माइनस की तुलना में प्रबल क्षारीय है। OH माइनस F माइनस की तुलना में प्रबल क्षारीय। अगले लाइन से देखो, निम्न अभिक्रिया में प्रबल कठोर क्षार प्रबल मृदु क्षार देखो, प्रबल नेचर है लेकिन कौन सा है, मृदु है। प्रबल मृदु क्षार SO3-2, प्रबल मृदु क्षार SO3-2, कठोर प्रबल क्षार, ये कठोर है और प्रबल प्रकृति का, कठोर प्रबल क्षार F- को प्रतिस्थापित कर देता है। F- को प्रतिस्थापित कर देता है। लिख लो पहली अभिक्रिया, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो पहली अभिक्रिया। अरे कर लिया, आगे लिखो। लिखो दूसरी, अगली लाइन से लिखो। निम्न अभिक्रिया में प्रबल कठोर क्षार OH माइनस प्रबल मृदु क्षार SO3- को प्रतिस्थापित कर देता है। कर लो रिएक्शन, कर लो फटाफट, टाइम मत लगाओ, फटाफट से आ जाओ। ओवर का इनपुट ही करना है। डन
तो है, ये अभिक्रियाएं प्रकृति में खूब होती है, लेकिन पियर्सन नहीं समझा सकता, हाथ ऊपर कर देता है कि भैया मेरे बस की काम नहीं है, इनको समझाना मेरे बस का काम है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो पियर्सन के सिद्धांत के अनुरूप होती है, जैसे कि CH3HDOH, इसकी मैंने क्रिया किसके साथ में करवा दी, SO3- के साथ में क्रिया करवा दी। यहां से कंपाउंड क्या बनता है भाई, यहां से आपको इस प्रकार का एक यौगिक मिलता है CH3HDSO3- और बगल में क्या बनता है HOH, ये OH और ये H2O बाहर निकल गया। इसी के साथ अगर मैं हार्ड सॉफ्ट बताऊंगा तो ये सॉफ्ट और ये हार्ड, ये हार्ड और ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये हार्ड और ये हार्ड, मतलब अस्थायी यौगिक, सॉफ्ट हार्ड, हार्ड सॉफ्ट टूटकर सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड बना है, अस्थायी टूटा है स्थायी बना है, किसके अनुसार है, पियर्सन के अनुसार है। एक और मैंने एग्जांपल लिया CH3HDF के लिया मैंने, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी, इसके साथ में क्रिया करवा दी। अब देखना यहाँ पर आपको क्या कंपाउंड मिलता है CH3HDSO3- और बगल में क्या मिलता है आपको HF मिलता है। ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड, ये वापस से हार्ड, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये हार्ड और ये हार्ड, दोनों वापस से अस्थायी टूटा और स्थायी बना। पियर्सन खूब भर भर के समझाता है, भैया मेरे बस का काम है, मैं समझाऊंगा, मेरे बस का काम है, मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें सॉफ्ट हार्ड, हार्ड सॉफ्ट टूटकर सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड इंटरेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। ये इन्हें दोनों को समझाया था, लेकिन इन दोनों को नहीं समझा पाया था। ऐसा नहीं है कि सारी पियर्सन के विपरीत हो, कुछ पियर्सन के अनुसार भी है और कुछ पियर्सन के विपरीत है, प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। लिखो इनके नीचे, लिखो पहले इनके नीचे लिखो, उपरोक्त अभिक्रियाएं पियर्सन सिद्धांत के विपरीत हैं। उपरोक्त अभिक्रियाएं पियर्सन सिद्धांत के विपरीत हैं क्योंकि इनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया नष्ट होती है। इनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया नष्ट होती है या समाप्त होती है। लेकिन ये अभिक्रियाएं प्रकृति में संपन्न होती है। पियर्सन कहता है नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, होती है, भर भर के होती है। ये अभिक्रियाएं प्रकृति में संपन्न होती है। अब देखो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो पियर्सन सिद्धांत के अनुसार होती है, जो पियर्सन सिद्धांत के अनुसार होती है, अर्थात जिनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु, अर्थात जिनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया का निर्माण होता है। कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया का निर्माण होता है, निर्माण होता है। रिएक्शंस कर लो, कर लो, नहीं कर लो, इधर उधर मत देखो, कर लो फटाफट। आज देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने सुना है आप लोग बोलते कि पाठ पढ़ता हूँ है, उतारने का टाइम नहीं देता मैं आप लोगों को, देता तो हूँ, फिर क्या करोगे। अब देखो आप लोग घर पे फ्री होते हो सुबह से शाम तक, अगर मैंने आप लोगों को रेगुलर लिखा भी दिया, उतारने का भी टाइम नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तो क्या हुआ, वीडियो को रोक लो, कर लो, दिन भर ये काम है हमारे, कर लिया करो। हाँ देखो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ आपको, आज मत बोलना कि मैं बता के रखा बहुत स्लो
चल रहा हूं मैं, आता हूं इसको डन। बढ़े क्या आगे? अरे बढ़े क्या? चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई अगला टॉपिक देखो, सहजीविता। सहजीविता 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 का सीधा सीधा मतलब होता है साथ साथ जीने मरने की कसमें। मतलब दो चीजें साथ में रहना चाहती हैं, सहजीविता का सीधा मतलब है। अगर मैं माँ, मेरी माँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ पे हम सहजीविता पे। मैं कह रहा था कि इसमें दो चीजें साथ साथ रहना चाहती हैं। सबसे पहली चीज मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताई है। देखो मैंने कहा था कल कि जितने भी बॉर्डरलाइन एसिड होते हैं या बॉर्डरलाइन बेस होते हैं, सीमावर्ती अम्ल और सीमावर्ती सार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। वे कठोर भी हो सकते हैं, वो मृदु भी हो सकते हैं। अगर मैं उन्हें किसी कठोर से जोड़ता हूं तो वे कठोर की भांति व्यवहार करेंगे, अगर मैं उन्हें किसी मृदु से जोड़ता हूं तो वे मृदु की भांति व्यवहार करेंगे। जिसमें हमने एग्जांपल किसका देखा था? BH3 BF3 का एग्जांपल देखा था। B+3 एक सीमावर्ती अम्ल था, अगर मैं F- के साथ भी जोड़ दूंगा, कठोर के साथ भी जोड़ दूंगा तो कठोर बन जाएगा। H- मृदु के साथ में जोड़ दूंगा तो वो मृदु की तरह बन जाएगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसमें कठोर कठोर के साथ में जाना चाहता है, मृदु मृदु के साथ में जाना चाहता है। क्योंकि पियर्सन कहता है कि कठोर कठोर के साथ जाएगा तो कठोर कठोर अंतःक्रिया होगी, मतलब स्थायी यौगिक बनेगा। मृदु मृदु के साथ जाएगा तो मृदु मृदु अंतःक्रिया होगी और वापस से स्थायी यौगिक का निर्माण होगा। आए बात समझ में? कठोर कठोर के साथ में जाना चाहता है, मृदु मृदु के साथ में जाना चाहता है। ये इसके नॉर्मल स्टेटमेंट है। फिर हम इन्हें एग्जांपल की सहायता से समझ लेंगे भाई, ठीक है? लिखो पहले नॉर्मल स्टेटमेंट। सहजीविता के अनुसार सीमावर्ती अम्ल तथा सीमावर्ती अम्ल कठोर अम्ल तथा मृदु अम्ल, सीमावर्ती अम्ल कठोर अम्ल तथा मृदु अम्ल दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात जब इन्हें मृदु क्षार से जोड़ा जाता है तो ये मृदु की भांति, जब इन्हें मृदु क्षार से जोड़ा जाता है तो ये मृदु की भांति, तथा जब इन्हें कठोर क्षार से जोड़ा जाता है तो ये कठोर की भांति व्यवहार करते हैं। जब इन्हें कठोर क्षार से जोड़ा जाता है तो ये कठोर की भांति व्यवहार करते हैं, कठोर की भांति व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार सीमावर्ती क्षार कठोर क्षार तथा मृदु क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। कठोर क्षार तथा मृदु क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। तो जब इन्हें मृदु अम्ल के साथ में जोड़ा जाता है तो ये मृदु की भांति, जब इन्हें मृदु अम्ल के साथ जोड़ा जाता है तो ये मृदु की भांति, तथा जब इन्हें कठोर अम्ल के साथ जोड़ा जाता है तो ये कठोर की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये कठोर की भांति
व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल दो, B+3 एक सीमावर्ती अम्ल है। B+3 एक सीमावर्ती अम्ल है, सीमावर्ती अम्ल है। जब इसे मृदु क्षार H- के साथ जोड़ा जाता है तो जब इसे मृदु क्षार H- के साथ जोड़ा जाता है तो यह मृदु की तरह तथा जब इसे कठोर क्षार F- के साथ जब इसे कठोर क्षार F- के साथ जोड़ा जाता है तो यह कठोर की भांति व्यवहार करता है। कठोर की भांति व्यवहार करता है। अगले लाइन सुनिए, सहजीविता के अनुसार 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 कठोर अम्ल क्षार उस केंद्र से जुड़ने को वरीयता कहते हैं। उस केंद्र से जुड़ने को वरीयता कहते हैं। जो पहले ही कठोर होता है, जो पहले ही कठोर होता है तथा मृदु अम्ल क्षार उस केंद्र से जुड़ने को वरीयता देते हैं। जो पहले ही मृदु होता है, जो पहले ही मृदु होता है, जो पहले ही मृदु होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो बेटा, माना कि मैंने क्या लिया हो, BF3 लिया, मैं इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी, F- के साथ में। ये भी हार्ड नेचर का, ये भी हार्ड नेचर का। बोलो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो कंपाउंड किससे बनेगा? हार्ड से मिलकर बनेगा। ऐसे कैसे मेरे पास क्या था, BF3 था, मैंने इसकी H- से क्रिया करवा दी तो कंपाउंड क्या मिलेगा मुझे, H-। ये भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट। दोनों कंपाउंड कौन सी इंटरेक्शन से बना, सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना। अलग अलग एग्जांपल में इसमें मैं आपको तो कराऊंगा। नंबर 3 एग्जांपल, ये मैंने बाय द वे कोई मेरे पास BF3H- था, इसकी मैंने क्रिया किसके साथ में करवा दी भाई, BH3F- के साथ में क्रिया करवा दी। अब ये होता है हार्ड, ये होता है सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। अब ये H- चाहेगा कि मैं किसके साथ चला जाऊं, सॉफ्ट के साथ चला जाऊं, और ये F- चाहेगा कि मैं किसके साथ चला जाऊं, हार्ड के साथ चला जाऊं। तो ये यहां से यहां से आ जाता है। किसके सिद्धांत के अनुसार, पियर्सन के सिद्धांत के अनुसार। ये हार्ड, ये सॉफ्ट। अगली कंडीशन में माना कि CF3H का मेरे पास में, इसकी क्रिया मैंने CH से करवा दी। अब होगा क्या, ये तो होता है हार्ड, ये होता है सॉफ्ट। सेम टू सेम में बोरोन को हटाकर कार्बन लगा देंगे, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड। H चाहेगा मैं इसके साथ चला जाऊं, ये चाहेगा मैं इसके साथ चला जाऊं। संगति का असर यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा आपको। अब देखो इसमें क्या होगा, हार्ड सॉफ्ट। और देख लो बनने वाला है आपका। और एग्जांपल लो भैया, ये लो भैया R2O,
इसकी मैंने इसके साथ मैंने BH3 जोड़ दिया, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी, R+ के साथ में क्रिया करवा दी। ऑक्सीजन है तो हार्ड, BH3 है तो सॉफ्ट। ये कौन सी नेचर का, सॉफ्ट नेचर का। रिएक्शन क्या बोलेगा, मतलब ये क्या चाहेगा BH3 कि मैं यहां से निकलकर किसके साथ चला जाऊं, सॉफ्ट के साथ चला जाऊं। ये यहां से निकलकर यहां पर चला जाएगा तो ये R2 इधर रह गया, बदले में R2S क्या बन गया, BH3 बन गया। ये हार्ड था, ये सॉफ्ट था, ये सॉफ्ट था, ठीक है ना। ये सल्फर है सल्फर। अगला एग्जांपल देखो, माना कि मेरे पास R2S था, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, BH3 के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी, R2 के साथ में करवा दी। अब ये सॉफ्ट और ये कौन से नेचर का, हार्ड नेचर का, और ये हार्ड नेचर का। अब ये BH3 क्या चाहेगा, मैं यहां से निकलकर इसके साथ चला जाऊंगा तो ये इधर से निकलकर उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा R2O और ये क्या हो जाएगा BH3। ये हार्ड, ये हार्ड, और ये क्या हो जाएगा सॉफ्ट। कर लो फटाफट। अब लिखो, अम्ल क्षार की कठोरता मृदुता के सिद्धांत बोले तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत हमारे सिलेबस में। मतलब हम समझाना चाहते हैं कि कठोरता, मैंने आपको बताया था कि जब भी हार्ड अंतःक्रिया होती है तो कौन सी यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। और सॉफ्ट अंतःक्रिया होती है तो कौन सी यौगिक का निर्माण होता है, कोवेलेंट, मतलब कौन सा यौगिक, सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो हम समझाएंगे कि हार्ड से आयनिकी क्यों बना और सॉफ्ट से सहसंयोजी क्यों बना, इस चीज को समझाएंगे। पहला सिद्धांत क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर तो प्लस और जहां पर गया वहां माइनस आयन बनेंगे। तो आयनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। और जहां पर आकर्षण होगा ही नहीं या अल्प आकर्षण होगा वहां पर आयनिक यौगिक बनेंगे नहीं, आयनिक नहीं होंगे, तो फिर उनको क्या मान लेंगे हम, सहसंयोजी यौगिक मान लेंगे। जहां भी आकर्षण होगा वहां आयनिक और दूसरे वाले बदले में कौन से हो जाएंगे, सहसंयोजी। तो इस सिद्धांत के अनुसार केवल हार्ड अंतःक्रिया को समझाया जा सकता है क्योंकि इनमें आकर्षण होगा, इनमें तो कोई आकर्षण होगा ही नहीं। अभी बताऊंगा कैसे नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से, क्या है देखो, जितने भी कठोर अम्ल होते हैं और जितने भी कठोर क्षार होते हैं सब के सब आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होंगे। जब ये बंध बनाने आते हैं तो इनके मध्य जो अंतर्नाभिकीय दूरी होती है ना, ये दूरी कम होती है, अंतर्नाभिकीय दूरी कम होती है। साथ में इनके अंदर होते हैं रिक्त डीकल्सर। क्या होते हैं इनके अंदर, रिक्त डीकल्सर, जिनमें ये इस कठोर क्षार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इन पर पार्शियली माइनस चार्ज, इन पर पार्शियली प्लस चार्ज, मतलब किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूरी भी कम है, आयन भी बन गए। तो
तो इनके मध्य उच्च आकर्षण बल लगता है। इस उच्च आकर्षण बल के कारण जो परिणाम स्वरूप यौगिक बनता है ना, वो कौन सी प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का होता है। लेकिन अगर मैं मृदु अम्ल और मृदु क्षार की बात करूं तो दोनों आकार में बड़े होते हैं, अंतर्नाभिकीय दूरी ज्यादा होती है। इनके पास रिक्त डी कक्षक भी उपस्थित नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेंगे तो न तो यहाँ माइनस आएगा और ना यहाँ प्लस आएगा, आयन नहीं बनेंगे। आयन नहीं बने तो फिर क्या इनके बीच में आकर्षण लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। अगर आकर्षण नहीं लगेगा तो फिर क्या बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक होगा क्या? नहीं होगा। आयनिक नहीं है तो फिर बदले में क्या बोल देंगे कि आयनिक नहीं बना है, तो फिर कौन सा बना होगा? सहसंयोजी बना होगा। आई बात समझ में? देखो यह सिद्धांत आयनों के मध्य लगने वाली या आयनों के मध्य लगने वाले अंतर आयनिक आकर्षण पर आधारित है। अंतर आयनिक आकर्षण पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल कठोर कठोर अंतःक्रिया को समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल कठोर कठोर अंतःक्रिया को समझाया जा सकता है। केवल कठोर कठोर अंतःक्रिया को समझाया जा सकता है। कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार आकार में छोटे होते हैं। कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं। अतः इनके मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी कम होती है। इनके मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी कम होती है। साथ में कठोर अम्ल में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। साथ में कठोर अम्ल में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं जिनमें ये कठोर क्षार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। जिनमें ये कठोर क्षार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं तथा आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तथा आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस स्थिति में इनके मध्य उच्च आकर्षण बल लगने के कारण इस स्थिति में इनके मध्य उच्च आकर्षण बल लगने के कारण बनने वाला यौगिक आयनिक प्रकृति का होता है। उच्च आकर्षण बल लगने के कारण बनने वाला यौगिक आयनिक प्रकृति का होता है। अगले लाइन से देखो, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार, मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार के आकार बड़े होने के कारण इनके मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी अधिक होती है। इनके मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी अधिक होती है। साथ में मृदु अम्लों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होते। रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होते।
जिससे ये मृदु क्षार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकते, जिससे ये मृदु क्षार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकते। अतः इनके मध्य इस स्थिति में अल्प आकर्षण बल लगने से, अल्प आकर्षण मान सकता हूं मैं, या तो कोई आकर्षण होगा ही नहीं, या फिर क्या बोलूं, अल्प आकर्षण, नाम मात्र का, नाम मात्र। अल्प आकर्षण बल लगने के कारण बनने वाला यौगिक सहसंयोजी प्रकृति का होता है। बनने वाला यौगिक सहसंयोजी प्रकृति का होता है। डन। बाकी कल पढ़ रहे हैं आज, बिल्कुल मैं आज तक गया, कल पढ़ते हैं भैया।